नमस्कार मित्रों। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी से ही हिंदुस्तान है। इस भाव को प्रबल बनाने के लिए और बच्चों के अंदर हिंदी भाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये हमारी सीरीज है प्रेम सर की पाठशाला। इसको आप लगातार देखते रहें। मैंने आपको शब्द विचार के तहत बताया था शब्दों के भेद। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं लिपि का ज्ञान। जैसा कि आपको पता है, भाव और विचारों को स्थायी रूप देने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है। लिपि वर्णों के निश्चित किए गए चिन्हों को कहते हैं और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। तो प्यारे बच्चों, हिंदी प्रेमियों, सभी शिक्षक साथियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने प्रेम सर की पाठशाला को जो स्नेह दिया है, जो सम्मान दिया है, जो हिंदी भाषा सीखने में रुचि दिखाई है, इससे मुझे हौसला मिला है कि हम इस सीरीज को लगातार पूरी भाषा के व्याकरण के साथ साथ हिंदी भाषा की कठिनाइयाँ, हिंदी भाषा की विशेषताएं, वे सब आपको बताएं। और इसी कड़ी में हम आज आपको लिपि के बारे में कि भारतीय भाषाओं में जो सबसे लोकप्रिय भाषा है हिंदी भाषा है और उसकी सबसे लोकप्रिय लिपि देवनागरी है। कहीं कहीं उसको नागरी भी कहते हैं। और नागरी लिपि में जैसा कि आपको पता है कि 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं मानक हिंदी वर्णमाला के तहत। आगत व्यंजनों की बात मैं चर्चा बाद में करूंगा। और उसके तहत मैं आपको बता दूं, जो 11 स्वर हैं जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये मूल स्वर हैं या ह्रस्व स्वर हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये 3 हमारे दीर्घ स्वर हैं। और संयुक्त दीर्घ स्वर हैं ए, आए, ओ और आओ। इस तरह से आप देखेंगे कि हिंदी स्वर जो है 11 हैं और इनके बारे में आपको मैंने बता दिया। 33 व्यंजन हैं जिसमें 25 वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। का वर्ग के 5 व्यंजन का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, इं, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ये वर्गीय व्यंजन है। और अंतस्थ या, रा, ला, वा और ऊष्म है श, सा, सा, हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन बनाने का तरीका, हम 2 व्यंजनों को जब जोड़ते हैं बिना स्वर की सहायता से तो संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे श्वा में अगर रा जोड़ते हैं श्रा बनता है। यहाँ पर श्वा जो है ह्रस्व है, हलंत का है और रा पूरा है। इसी तरह से अगर हम श्रृंगार का श्री बनाते हैं तो वहाँ पर सा ह्रस्व है और री पूरा है। तो व्यंजनों के बनाने का तरीका हमें जानना चाहिए। इसी तरह रा को हम देखते हैं तो रा का जो रूप है, रा 2 जगह पूरा है। जैसे प्रा में पा ह्रस्व है और रा पूरा है, प्रा बनता है। इसी तरह ट्रा में टा ह्रस्व है, हलंत वाला है और रा पूरा है। लेकिन जहाँ रा आधा होता है वो रैफ कहलाता है और ऊपर लगता है। जैसे कर्म, तो का पूरा है, इसमें रा हलंत वाला है, ह्रस्व है और माँ पूरा है, वर्ण है। तो इस तरह रा के 3 रूप हैं। और यहाँ पर गलतियाँ बच्चे करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे गलती ना करें और इस तरह से चीज़ों को सीखें
और उसके बाद हिंदी व्यंजनों में कुछ प्राचीन रूप भी पाए जाते हैं, लेकिन मानक हिंदी वर्णमाला में उनके मानक रूप को ही स्वीकार किया गया है। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे का हलंत वाला और ता पूरा तो क संयुक्त में आप देखते हैं बनाते हैं। इसी तरह आधा ता और या पूरा होता है त्या बनता है। ऐसे बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। और इसी में एक और आता है व्यंजन का प्रकार के द्वित्व व्यंजन। कच्चा आधा का पूरा आधा चा और फिर पूरा चा और आ की मात्रा। स्वर वर्णों की सहायता से हम व्यंजन बोलते हैं, तो उच्चारण में ध्यान रखें कि कौन सा स्वर जब व्यंजन के साथ लग जाता है तो वो मात्रा भी बन जाता है। तो मात्रा के हिसाब से उच्चारण करना चाहिए। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं जिसको हम वर्तनी की गलतियां कहते हैं, और वर्तनी की गलतियां वही बच्चे करते हैं जिन्हें वर्तनी मात्रा का ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए मैं बच्चों एक आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ, 12 खड़ी का अभ्यास। 12 खड़ी क्या होती है? 12 खड़ी में अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर के 12 खड़ी बनते हैं। कक्का, किक्की, कुक्कू, के, कै, को, कौ, कंग, कहा। और इस तरह से जितने व्यंजन हैं 33 के 33 व्यंजनों को हम 12 खड़ी के रूप में मात्राओं के साथ उच्चारित करते हैं। ये उच्चारण प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने बचपन में यह सीखा और आज मैं देखता हूँ इसका अभ्यास विद्यालयों में बहुत कम हो गया है। हमें इसका अभ्यास कराना चाहिए। हिंदी का सही उच्चारण करने के लिए 2 चीज़ें हैं, 12 खड़ी का अभ्यास और श्रुतलेख का अभ्यास। जितना ज़्यादा हम श्रुतलेख बच्चों से प्राथमिक स्तर पर करवाते हैं, भाषा का ज्ञान उतना ही उन बच्चों को होता है। और इसके लिए श्रुतलेख का अभ्यास प्रतिदिन कराना चाहिए, चाहे वो एक अनुच्छेद के रूप में कराएं, चाहे कुछ पंक्तियों के रूप में कराएं, या कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण करें और उसको लिखने को कहें। बच्चों के अंदर जो झिझक है, जो परेशानी है, वो यही है कि वो बच्चे अगर हम उनको बताएंगे तभी वो सीखेंगे। ऊ में आप देखिए रा लगती है, वो बड़े ऊ की है और एक छोटे ऊ की है। छोटे ऊ की रा में क्या होता है, ऊ के बिल्कुल सीधा हम लगा देते हैं पीछे, तो वो छोटे ऊ की छोटे ऊ वाली रा में मात्रा है, और बड़े में गोल बनाकर लगाते हैं रूप। लेकिन हम जब प्रयोग करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छोटे ऊ की मात्रा रा में कौन सी है और बड़े ऊ की मात्रा कौन सी है। और ऐसी बहुत सी बारीकियां हैं जो हम आपको बता सकते हैं, जिसमें आपको समझना चाहिए बच्चों को कि किस तरह से वो इन चीज़ों को सीखते हैं। नीचे जो गोल होते हैं जिससे टा लिखा जाता है, उसके नीचे 2 लगे होते हैं, एक हलंत होता है और एक रा होती है। जो पहले लगी होती है वो रा होती है, जो बाद में लगा होता है हलंत है। हलंत का मतलब है स्वर रहित व्यंजन, जिसमें स्वर नहीं है। ट्रक, अब ट्रक लिखा हुआ है तो ट्रक में टा स्वर रहित है, रा पूरा है और उसके बाद का पूरा है। तो ये बच्चों को बारीकियां हमें बतानी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बच्चों को इन बारीकियों को बताएंगे तो लिपि ज्ञान के साथ साथ भाषा लेखन में जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं उनसे बचा जा सकता है। आज हिंदी भाषा के प्रति अरुचि पैदा होना कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शुद्ध भाषा लेखन में बच्चों को अभ्यास न कराने की वजह से ही उनकी रुचि धीरे धीरे कम हो जाती है। तो मित्रों, भाषा को शुद्ध लिखना
वर्तनी को शुद्ध लिखना और मात्राओं को शुद्ध लगाना और उच्चारण करना, ये बहुत ज़्यादा अभ्यास की चीज़ें हैं। इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कराएं, प्राथमिक स्तर पर कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। हम इसमें कहीं न कहीं कोताही बरतते हैं और उसका नतीजा होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको वर्तनी की गलतियां और अन्य गलतियों में वो लगातार दोहराते रहते हैं। और फिर सीबीएसई से एक नियम आ जाता है कि हमें वर्तनी की गलतियों पर ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? भाषा सीखना है तो हमें शुद्ध भाषा सिखाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए बच्चों, वर्तनी के ऊपर अगर आप अधिकार चाहते हैं और शुद्ध लेखन चाहते हैं हिंदी का, तो उसके लिए आप 12 खड़ी का अभ्यास करें और अधिक से अधिक अभ्यास के तहत उच्चारण करें, खुद लिखें और उसके लिए हम आपको एक अभ्यास का भी कार्य देंगे। अभी जैसे हमारा ये व्याकरण का ख़त्म होगा तो हम व्याकरण से संबंधित जो आपको अभी हमने बताया है, खासकर वर्ण विचार और शब्द विचार, इन दोनों के अभ्यास भी आपको हम देंगे अपने YouTube चैनल प्रेम सर की पाठशाला के माध्यम से। इसलिए इसको केवल इसलिए नहीं देखना है कि ये कोई YouTube चैनल बनाया गया है। ये भाषा की बारीकियों के साथ साथ आपको शुद्ध हिंदी लेखन के प्रति रुचि पैदा करना और एक आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास है। क्योंकि जिस बच्चे के अंदर हिंदी लिखने की क्षमता आ जाती है, फिर बोलने की क्षमता आएगी, पढ़ने की क्षमता आएगी और सुनने की क्षमता। ये चारों चीज़ें जिस बच्चे के अंदर आ जाती हैं, सही मायनों में हिंदी वही सीख पाता है। आज मैं देखता हूँ कि लोग बड़े उच्च पदों पर बैठ जाते हैं, लेकिन जब उनको बोलने को कहा जाता है तो उनके अंदर हिचक होती है। उस हिचक को भी दूर करना है, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हम भाषा सीख रहे हैं तो उसको गंभीरता से सीखें। और कोई भी कार्य गंभीरता से किया जाता है तो बहुत ही बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है और उसको सभी प्रशंसा भी करते हैं। गीत, कविता, गज़ल लिखने की बात है, चाहे भाषण देने की बात हो, चाहे अनुच्छेद लेखन की बात हो, चाहे पत्र लेखन की बात हो, अगर आपको मात्राओं का सही ज्ञान है, वर्तनी का सही ज्ञान है, उच्चारण आप सही करते हैं, तो हिंदी भाषा से ज़्यादा वैज्ञानिक कोई भाषा है नहीं। और आप उसमें पाएंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को लिख पाएंगे। तो हिंदी के बारे में मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाऊंगा, 10 से 12 मिनट 15 मिनट के ही वीडियो होंगे, जिसमें आप थोड़ी थोड़ी पॉइंट को या थोड़े थोड़े बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ें और सीखें। तो आज मैं यहीं विराम दूंगा और मैं आप लोगों को हिंदी की विशेषता के बारे में, कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं है। ये हमारी मदर टंग है, माँ बोलती है, वो मातृभाषा होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। इस भाषा के महत्व को समझें और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास का अनुभव होता है, देशभक्ति का भाव आता है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। तो अगर स्वदेश से प्यार करते हैं तो स्वदेशी भाषा से भी प्यार करें, स्वदेशी वस्तुओं से प्यार करें और उसमें एक पहचान, एक राष्ट्र, एक निशान, एक विधान, एक भाषा का हो हमारा संविधान। तो ये बात हम लगातार अभियान के रूप में चला रहे हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि हिंदी को आधिकारिक रूप से प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए और पूरे देश में प्राथमिक स्तर पर इस भाषा को पढ़ाने का संकल्प लिया जाए। अभी बहुत सारे बंद और उपबंध लगा करके इसको रोक रखा है। उन सभी बंधों और उपबंधों के खिलाफ हम लोग न्यायालय से भी गुजारिश करेंगे कि हिंदी की जो वास्तविकता है, हिंदी की जो पहचान है, वो बरकरार रखी जाए और उसके तहत हम पूरे देश में एक गौरव का वातावरण प्रस्तुत कर पाएँ। आज़ादी की लड़ाई में अलग अलग राज्यों से लड़ने वाले क्रांतिकारियों की भाषा एक थी, वो हिंदी थी। तो
आज क्यों नहीं हो सकती है? जब आधुनिक संसाधनों की बहुत सारी भरमार है, तब हमें हिंदी भाषा सीखने में क्यों गुरेज है? अंग्रेजी भाषा से हमारा कोई बैर नहीं, किसी अन्य भाषा से नहीं। भारतीय भाषाएं भी सीखना चाहिए। भारतीय भाषाओं में जो ज्ञान अर्जित है उनका हिंदी में अनुवाद होना चाहिए, और उन्हें भी हमारी भाषा सीखे, हम उनकी भाषा सीखें। एक एक भाषा को आपस में अगर हम भाषा संगम के तहत सीखते हैं, और मेरा सरकार से एक प्रयास भी है कि निवेदन भी है कि हम भारत को 4 भाषा भागों में बांट दें और एक एक भाषा को संपर्क भाषा के रूप में उस क्षेत्र में सिखाएं। देखें कि हिंदी धीरे धीरे पूरे देश में एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी, और बहुत सारा जो ज्ञान हिंदी का है, बहुत सारा अन्य भाषाओं का ज्ञान है, वो हिंदी में आ जाएगा। हिंदी का ज्ञान अन्य भाषाओं में चला जाएगा, और अंग्रेजी का भी ज्ञान जिस तरह हिंदी में आया है, हिंदी का ज्ञान भी अंग्रेजी में जाएगा। आज कौन मुंशी प्रेमचंद जी को नहीं जानता है विश्व में? उनकी कहानियाँ और उसका जो तत्व है कौन नहीं जानता है? रामधारी सिंह दिनकर को पढ़कर किसके मन में देशभक्ति की भावना पैदा होगा? मैत्री शरण गुप्त, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। ऐसी रचनाकार पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर चढ़ूं, भाग्य पर इठ लाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि हित शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। ऐसे भाव रखने वाले महान कवियों को हम पढ़ें, बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करें। हिंदी भाषा ही नहीं है, देशभक्ति का भाव है, देशभक्ति जागृत करने का एक साधन है। इसलिए हिंदी पढ़ें, हिंदी पढ़ाएं और हिंदी में सब काम करें और अपने देश का नाम रोशन करें। मौलिक ज्ञान हिंदी भाषा में जितना हो सकता है उतना कहीं और नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस चैनल को आप यूट्यूब में देखें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।